नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें दुधारू पशुओं का ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन दोनों में ही गिरावट होगी। इसलिए दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन पाने के लिए सर्दी के मौसम में पशुओं के रखरखाव कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सर्दियों का मौसम शुरू होते हैं हमारे पशुपालन में कई तरह के बदलाव आते हैं। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन लेने के लिए पशुओं की आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपने ठंड के प्रकोप से गाय भैंसों को नहीं बचाया तो आपके जानवरों को निमोनिया रोग हो सकता है, जिससे आपको उनके इलाज पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आप मौसम के हिसाब से ही आवास का प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से किसान भाइयों अपन बात करेंगे सबसे पहले पशुओं के आवास की। जो हमारा पशुशाला है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नीचे उसमें कीचड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा फैलावा नहीं होना चाहिए और उसमें बिल्कुल ढलान होना चाहिए कि हमारा जो पशुओं का यूरिन है वो निकल जाए। तो हमारी पशुशाला साफ़ सुथरी रहेगी तो पशुओं में होने वाला थनैला रोग नहीं होगा। इसलिए किसान भाई जो हमारी पशुशाला को समय समय पर फिनाइल से भी सफाई करते रहें। पशुओं की जो टंकी पानी पिलाने की उसको साफ़ करते रहें और उसमें चूना ज़रूर डालें कि ये भी एक एंटीसेप्टिक होता है कि जिससे हमारे कोई किसी प्रकार का जीवाणु उसमें नहीं रहे। और दूसरा सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात है कि जो हमारी जहाँ बछड़े बैठते हैं, गाय बैठती है, वहाँ बिछावन जैसे पुआल है वो डाल दें नीचे। और उसकी जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उनको भी रात के समय ढक के रखें तो पशु को थोड़ा गर्मी महसूस होगी और उसमें आमतौर पर जो बुखार होता है, जानवरों में निमोनिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ये उसके होने के कम चांस होंगे। और जैसे ही सवेरा हो तो सुबह उन सभी जो टाट बोरियाँ उनको हटा दें, जिससे हमारी पशुशाला में सूर्य की प्रकाश आता रहे। ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको दिन के समय जैसे ही हल्की धूप निकले और उनको तो बाहर निकालें। ठंड के मौसम में गाय और भैंसों की आहार व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। यदि पशुपालक भाई दुधारू पशुओं को आवश्यकता से अधिक या कम चारा दाना खिलाते हैं तो पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। तो आप किस तरह से करें इसका आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। हमारे पशुओं को खाने के लिए ज़्यादा अच्छा दाना या चारा चाहिए, क्योंकि उनका जो शारीरिक तापमान है वो बनाए रखने के लिए आमतौर पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हमारा पशु है वो कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक तापमान महसूस करता है। इसलिए किसान भाई ये ध्यान रखेंगे जो हमारा सर्दियों में पशु को दिया जाने वाला आहार है वो एकदम ताज़ा, अच्छा, स्वादिष्ट हो। सर्दियों में हरा चारा उपलब्ध होता है, जिसमें फलीदार हरा चारा जैसे बरसीम है, रिजिका है और इसी प्रकार दूसरे चारे भी हमको जैसे जई है, यह भी उपलब्ध होता है। तो समय समय पर ये चारे पशु को रोज़ खिलाएं और पशु को खिलाए जाने वाले चारे की मात्रा 20 किलो से 30 किलो के आसपास हो, जिससे हमारा जो उत्पादन बढ़ेगा और पशु को जो सूक्ष्म तत्वों की प्राप्ति होगी, जिसमें विटामिन है, प्रोटीन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिलते रहेंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता भी बने रहेगी। अभी सर्दियों के मौसम में खली की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, इसी प्रकार गुड़ की मात्रा उसमें बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर पशु सुबह ही ज़्यादा पानी पीता है तो उसको अच्छा पानी मिले। समय समय पर उनको सरसों का तेल भी हम दे सकते हैं, तो उससे उसका जो ऊर्जा का लेवल बना रहे और उसकी उत्पादन क्षमता कम नहीं हो।
बारिश के बाद का जो ये मौसम होता है सर्दियों का, उसमें आंतरिक और बाह्य परजीवियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। मुख्य रूप से बाहरी परजीवी, उनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि हमारा जो उत्पादन है बिल्कुल ही कम हो जाता है। इसलिए समय समय पर इनको ब्यूटाक्स है या आयुर्वेद के द्वारा इसको कंट्रोल करें। इसी प्रकार किसान भाइयों ये भी ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में समय समय पर उसकी डीवर्मिंग जरूर कराएं, यानी पेट के कीड़ों की एल्बेंडाजोल या पेपराजिन से डीवर्मिंग करें। ये भी चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। संरक्षित खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस और शेडनेट में खेती करके कम एरिया से अधिक मुनाफा ले रहे हैं। इस तकनीक को अपनाने में लागत तो अधिक आती है, लेकिन इसमें उत्पादन खुले खेत की तुलना में काफी अधिक होता है। तो आइए इस पर विस्तार से जानते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह से। संरक्षित खेती जो है क्या होती है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि संरक्षित खेती जो है वो समय की मांग है। जैसे हमारा देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे जो उसके उपभोक्ता हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 125 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें अब ज़रूरत है कि प्रति स्क्वायर मीटर से हम उत्पादन जो है बढ़ाएं। उसके लिए हमें संरक्षित खेती करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस और नेट हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों और फूलों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आप इसके तहत कौन कौन सी फसलों की खेती करें, आइए जानते हैं। और संरक्षित खेती में हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो कि मूल्यवान सब्जियां होती हैं, जो वेट में कम होती हैं, उनका रेट मार्केट में ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे सब्जियों में शिमला मिर्च हो गई, या फिर टमाटर हो गया, या खीरा। और अगर फूलों की बात करें तो फूलों में आपका गुलाब और गुलदाउदी, फिर आपका कार्नेशन और दूसरा लीलियम जैसे फसलें हैं जो कि उनका बाज़ार में मूल्य ज़्यादा मिलता है। वेट कम होता है लेकिन मूल्य ज़्यादा होता है। तो संरक्षित खेती में क्या करना होता है कि आपको एक संरचना बनानी होती है, जो कि झोपड़ी नुमा आकार का कोई भी संरचना होगी। अगर उसको हम पॉलीथीन से ढक दें तो उसे पॉली हाउस कहेंगे, और अगर हम उसको नेट से ढक दें, जाली से, हरे रंग की या काले रंग से, तो उसको हम नेट हाउस बोलेंगे, शेड नेट हाउस बोलेंगे। दूसरा, पॉली हाउस का जो मुख्य फ़ायदे हैं वो ये हैं कि उसमें आप बेमौसमी सब्जियों का या फलों का, फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। बेमौसमी मतलब समय से हटकर। जो सीजन में सब्जियां होती हैं, अगर उसको हम 15 दिन पहले तैयार कर लें किसी भी तरीके से, तो वो बेमौसमी हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी छोटी पॉलीथीन की सुरंग बनाई जाती है, पॉली हाउस का छोटा रूप होता है, उसमें पहले पौध तैयार करते हैं और फिर हम पॉली हाउस में लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो सब्जी है वो, या फल है या फूल है, वो पहले तैयार हो जाता है मार्केट में, उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। दूसरा, आप देखेंगे कि इसका जो ढांचा है अलग अलग, कि कोई हरी जाली से ढका होगा, कुछ पॉलीथीन से ढका होगा, तो ये इसका पर्पज़ होता है। अगर ये हरी जाली से ढका होता है तो इसका पर्पज़ ये है कि हमें कुछ ऐसी फसलें इसमें लगानी है जो कि छाया में हो जाती हैं, जिनको छाया चाहिए अच्छे उत्पादन। जैसे लीलियम में एक फ्लावर है जिसको कि 50% लाइट कट चाहिए, तब वो उत्पादन देता है और अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल मार्केट का आपको उसका उत्पादन मिलता है। इसका फ़ायदा ये है हरी जाली का, सामने जो दिख रहा है, कि आप गर्मियों में भी धनिया, मेथी और इस तरह की पत्तेदार सब्जियों को उगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्या होता है हमारा जाड़ों में पैदा होता है। तो इस तरह से वो बेमौसमी हो जाएगा और बेमौसम आप उस सब्जी का भी आनंद ले सकते हैं। तीसरा, इसका फ़ायदा यह है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको कि हम कटिंग या कर्तन जिसे कहते हैं उससे तैयार करी जाती है। फूल के हैं या फिर और दूसरे फलदार पौधे हैं, उनकी कटिंग या बडिंग से तैयार करे जाते हैं। तो उनका जो प्रोपगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, उसके लिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए और छाया चाहिए। तो ये नेचुरली प्रोवाइड करता है, और ज़्यादातर हम प्रवर्धन जो है फलों का या फूलों के जो पौधे हैं उसका इस हरी जाली के अंदर ही करते हैं। तो इस तरह से हम अगर इस तकनीकी को अपनाएं तो कम जगह पे अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरीके से आप
वर्टिकल फार्मिंग भी कह सकते हैं कि हम ज़मीन में जो पौधे ऐसे लगाते हैं जो बेल वाले होते हैं, सब्जी में खासकर, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और ये खीरा। तो टमाटर का जैसे आप आजकल बहुत सारे हाइब्रिड्स आ चुके हैं मार्केट में बेल वाली, अगर मैं अच्छी तरह से उगाया जाए तो 12 से 15 फीट हाइट तक चले जाते हैं और एक पेड़ से कम 7 से 8 किलो टमाटर आप ले सकते हैं। तो एक अगर पॉली हाउस आपका नॉर्मली अगर 100 स्क्वायर मीटर या 200 स्क्वायर मीटर का है तो 200 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में 400 से पौधे आते हैं टमाटर के, और एक पौधे से 7 से 8 किलो टमाटर अच्छी अगर हम उसको मैनेजमेंट करें तो मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उसमें उत्पादन भी अच्छी होता है और टमाटर चूँकि बाज़ार में आसानी से बिक जाता है तो उसको हम उगा सकते हैं। फूलों की बात करें तो सबसे अधिक फ़ायदा जो है पॉली हाउस का फूलों को उत्पादन से ही होता है, लेकिन फूलों के साथ समस्या क्या है कि उसकी बाज़ार जो है दूर होता है, इसलिए हम फूलों को किसानों से कहते हैं कि तब उगाएं जब उसकी बाज़ार की उपलब्धता हो। अगर फूलों को उगाते हैं तो पर स्क्वायर मीटर या पॉली हाउस से सबसे अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें गुलाब की, गुलाब को अगर हम लगाते हैं हाइब्रिड जो गुलाब हैं तो पर स्क्वायर मीटर कम से कम 7 या 8 पौधे लगते हैं और 1 स्क्वायर मीटर से कम 200 से 250 आपकी पुष्प डंडियाँ मिलती हैं और एक डंडी 4 से 5 रुपये मार्केट में नॉर्मल रेट में बिकती है। तो आप देख सकते हैं कि पर स्क्वायर मीटर आपको 200 डंडियाँ मिली, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपको कुल आमदनी प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर उसको मल्टीप्लाई करें 1000 स्क्वायर मीटर से तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन बशर्ते आपकी मार्केट नियर बाई होनी चाहिए। प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस या शेडनेट लगवाना चाहते हैं उन्हें केंद्र और राज्य सरकार 60 से 70% तक अनुदान दे रही है ताकि किसान पॉली हाउस या शेडनेट को अपने खेतों में लगवाकर बेमौसमी फसलें उगाकर अधिक लाभ ले सके। किसान भाइयों, अनुदान से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग में संपर्क करें। तो इस तरह से फूलों और सब्जियों में अगर हम कहें तो सब्जियों को ज़्यादा कहते हैं क्योंकि सब्जियों की स्थानीय बाज़ार होता है और उसको उगाकर, लेकिन हम हमेशा इसमें मूल्यवान सब्जियां ही उगाते हैं, वो नॉर्मल सब्जियों को कम उगाते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। भारत में गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है तो यूरोप में इसे फूलों की रानी कहते हैं। फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगाई है उस फसल में अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो इन कीट और रोगों का नियंत्रण आप कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कीट और रोग की भी समस्याएं निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। तो इसके लिए हम देखें सर्वप्रथम हम कि कौन सा कीट हमारे गुलाब की खेती में लगता है। तो पहले नंबर हम देखें तो चेपा या एफिड नामक एक कीट लग जाता है जो हमारे गुलाब की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड होता है वो शिशु अवस्था में हरे रंग के कीड़े टाइप में कीट के रूप में दिखाई देते हैं, जो हमारी जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या गुलाब के जो कोमल भाग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हम नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एफिड नामक जो कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा गुलाब की फसल में मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। यह कीट पौधों की पत्तियों में जाला बनाकर उसका रस चूसता रहता है, जिससे पौधों की पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तथा फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए ओमाइट दवा 1 मिलीलीटर 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार हम कीटों के साथ साथ रोगों का भी सामना करना पड़ता है। तो रोगों के रूप में हम देखते हैं कि तो डाईबैक नामक एक रोग और भी मतलब हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें देखने को मिलता है।
यह जो रोग है वो पेड़ की ऊपरी सतह ऊपर से लेकर नीचे की और मतलब हमारे पौधों को नुकसान करता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो यदि रोग लगता है पौधे में, तो पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की भाग की तरफ हमारे पौधे मरना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ऊपर का जो सिरा है वो सूखने लगता है, फिर नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ सूखते सूखते पौधे की जो शाखाएं हैं वो काली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, कभी कभी एकदम सूख सा जाता है पौधा। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को सकेटियर से काटकर कटे हुए भागों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का पेस्ट बनाकर लगाएं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधों की पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं तथा फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों हमारे जो फसल है उसमें मुख्य रूप से यह रोग देखने को मिलते हैं। नमस्कार। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा, जिला रीवा के कृषक हरीश ठाकुर ने। यह भिंडी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरीश ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी की खेती करके किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी, थायमीन एवं रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। इसमें विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी के फलों में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी के फल मनुष्यों में कब्ज दूर करने के लिए विशेष उपयोगी हैं। लेकिन भिंडी के फलों को जितना मनुष्यों द्वारा पसंद किया जाता है उतना ही कीटों द्वारा भी पसंद किया जाता है। भिंडी की फसल में जैसड़ और सफेद मक्खी कीटों द्वारा रस चूसकर भारी नुकसान पहुंचाया जाता है और इन कीटों के द्वारा रस चूसने से पत्तियां सिकुड़कर प्यायलेनुमा हो जाती हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं और इस तरह की समस्या से बचने के लिए जरूरी हो जाता है कि समय पर आप रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। तो इनकी रोकथाम हेतु मिथाइल डेमेटान या डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या मिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर अथवा एसिटामिप्रिड 5 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार छिड़काव को दोहराएं। किसान भाइयों, इन रस चूसक कीटों के अलावा भिंडी की फसल में फल छेदक कीट का आक्रमण भी मुख्य रूप से देखा जाता है। फल लगने पर लट फल में छेद कर अंदर घुस जाती है, जिससे फल काणे हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। ऐसे फल किसी काम के नहीं रहते हैं, जिनका बाजार में भी किसी तरह का मूल्य नहीं मिल पाता है। इस कीट के नुकसान की गंभीरता को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते फल छेदक कीट का नियंत्रण करें और इसकी रोकथाम हेतु क्यूनोलफॉस अथवा प्रोफेनोफॉस 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें और आवश्यकता हो तो दवा का छिड़काव दोहराएं। किसान भाइयों, इस प्रकार से भिंडी की फसल में इन कीटों की समय पर रोकथाम करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में बाह्य परजीवियों की समस्या और उनकी रोकथाम। घर की छत पर उगाएं जैविक तरीके से फल और सब्जियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। नमस्कार।